हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अनअकैडमी। और मैं हूं नदीम खान। मैं दिल्ली मुखर्जी नगर के निकट से लाइव हूं और अनअकैडमी का एक एजुकेटर हूं। और आप देख रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। बच्चों, यूपीएससी सीएससी 2021 प्रीलिम्स और मेंस को देखते हुए एक लंबे समय के बाद हिस्ट्री पर एक कंप्लीट कोर्स लेकर हम लोग आपके लिए आए हैं, जिसकी शुरुआत हम लोग करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास से। ठीक है, चूंकि बहुत से बच्चे इस बार प्रीलिम में बैठेंगे, बहुत से बच्चे इस बार मेंस देंगे 2021 में। और बच्चों, आप सबको मेरी तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरी तरफ से ढेरों आशीर्वाद। तो आज हम लोग जिस टॉपिक को लेकर आए हैं, यानी जिसे हम इंडस वैली कहते हैं, बच्चों इस दौर को गुजरे हुए हजारों साल बीत चुके, लेकिन आज भी इसकी यादें मौजूद हैं। और आज भी दुनिया मजबूर है कि आखिर आज से 4-4,500 साल पहले आखिर आज से लगभग 4 से 4,500 साल पहले कैसे उन लोगों ने कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से आज भी दुनिया हैरान है। तो वो कौन से काम थे? आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि आज हम आधुनिक विश्व के वासी हैं, आज हम आधुनिक सभ्यता के वासी हैं, आज हमारी दुनिया टेक्नोलॉजी से भरपूर है, लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो इंडस वैली वालों ने किए और जो हमें दांतों तले उंगली रखने पर मजबूर कर देती है कि आज से हजारों साल पहले टेक्नोलॉजी का जो यूज हुआ है, उनका नगर नियोजन, उनका समाज, उनका नगर नियोजन, उनकी राजनीति, उनका समाज, ये कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत चर्चा करेंगे। और बच्चों, हम लोग अब एक सीक्वेंस में क्लासेस को करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इन सारे क्लासेस को पूरा करेंगे। और मेरी कोशिश है कि एक संपूर्ण अध्ययन जो है इतिहास पर आप लोगों के लिए हम लोग प्रस्तुत करें। और चलिए, आज की क्लास को शुरू करने का समय हो चुका है और हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, लेट्स क्रैक इट। यहां पर बच्चों थोड़ा सा आप लोगों से मैं अनअकैडमी के बारे में बात करना चाहूँगा और ज़रा इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी क्या है, ये किस प्रकार से कोर्सेस कराती है, इसमें एडमिशन अगर आप लेते हैं तो आपको इसका कितना फ़ायदा मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों पर बस कुछ मिनट्स के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए, यहाँ पर चीज़ ये है कि अगर आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो आपको मिलेगी डेली लाइव क्लासेस, जाहिर सी बात है। इसके अलावा आपको मिलेगी स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस। जी हाँ, मतलब ये है कि एक प्री प्लान्ड योजना के एक प्लान के अंतर्गत आपकी जो तैयारी है वो कंप्लीट करवाई जाएगी, आपका सिलेबस पूरा करवाया जाएगा, आपको मिलेगा स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस। आपको वीकली और मंथली टेस्ट करवाए जाते हैं यहाँ पर। अगर आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो आपको वीकली और मंथली टेस्ट करवाए जाएंगे, लाइव टेस्ट एंड क्विज, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। यहाँ से बच्चों एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी से जुड़ने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है, जो सबसे प्राइम चीज़ है, वो ये है कि इसका जो ऐप है आपको इसे डाउनलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप सर्च के बटन पे जाएंगे और लिखेंगे यूपीएससी सीएससी। ठीक,
उसके बाद आप अपने मनचाहे एजुकेटर को सर्च कर लीजिए। जैसे मान लीजिए सपोज डेट आप मेरी क्लासेस देखना चाहते हैं तो मुझे सर्च कर लीजिए मोहम्मद नदीम। अगर आपको रेगुलर वे में मेरी क्लासेस देखनी है तो आप मुझे फॉलो करिए। तो अनअकैडमी की तरफ से आपके मोबाइल पर अनअकैडमी आप मुझे फॉलो करिए, आप मुझे फॉलो करिए, आप मुझे फॉलो करिए, तो अनअकैडमी की तरफ से आपके मोबाइल पर लगातार मैसेज भेजा जाएगा। ठीक है। यहां पर बता दूं कि जैसे ही मेरा नाम आप सर्च करेंगे वैसे ही नीचे बच्चों गेट सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन आता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अनअकैडमी पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो प्रोसेस होगी वो यहीं से शुरू हो जाएगी। जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन पर आप क्लिक करेंगे आपसे प्लान पूछा जाएगा, रेफरल कोड पूछा जाएगा और एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यहां से आप मेरे बारे में जान सकते हैं, आगे बढ़िए। देखिए ये जो एजुकेटर्स आप देख रहे हैं ये अनअकैडमी के टॉप 100 एजुकेटर्स में शामिल है। मीन्स ये है कि ये अनअकैडमी ने हिंदुस्तान के बेहतरीन जो टीचर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया है। दिल्ली के मुखर्जी नगर के जाने माने जो शिक्षक हैं वो इस समय अनअकैडमी पर पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो आपको ये सारे जो एजुकेटर्स हैं वो उपलब्ध होंगे और आप अपने मनचाहे एजुकेटर से पढ़ाई कर सकेंगे। यहां पर बच्चों मैं आपको बताऊं कि अनअकैडमी से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ेंगे। अनअकैडमी के पास एडमिशन के लिए 2 प्लान होते हैं, एक प्लस और एक आइकॉनिक। सबसे पहले बात करेंगे प्लस के बारे में। प्लस प्लान के अंतर्गत आप 1 महीने से लेकर 3 साल तक के लिए एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप 2 साल या 3 साल के लिए एडमिशन लीजिए। जितना आप लंबा एडमिशन लेंगे यानी 3 साल के लिए लेंगे तो उतना ही ज्यादा आपके लिए एडमिशन सस्ता पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल रेडी हैं, आपको सिर्फ कुछ पॉइंट्स क्लियर करने हैं, कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो आप कम से कम 1 साल के लिए एडमिशन लीजिए। 1 साल के एडमिशन की फीस है 49,500 रुपीज। यहां पर एक काम ये करना है कि एडमिशन जब आप लेने जाएंगे तो आपसे रेफरल कोड मांगा जाएगा। तो रेफरल कोड की जगह आप टाइप कर दीजिए MNUS। आपकी फीस में 10% की जो कमी है वो हो जाएगी। जैसे देखिए 10% कम होकर आपकी फीस हो जाएगी 44,550 रुपीज। उसी तरह से 2 साल की फीस है 72,000 रुपीज। रेफरल कोड MNUS को यूज करने के बाद ये 10% कम होकर हो जाएगी 64,800 रुपीज। 3 साल की फीस है 90,000। 3 साल की फीस है 90,000। रेफरल कोड MNUS को यूज करने के बाद ये 10% कम होकर हो जाएगी 81,000। तो बच्चों प्लस पर आप एडमिशन ले सकते हैं। एक स्टूडेंट को जो चीजें एक इंस्टीट्यूट से चाहिए होती हैं वो सब कुछ अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करा देगी। अनअकैडमी आपके साथ कमिटमेंट करेगी। आपकी लगभग हर छोटी बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए, आपकी हर मुश्किल को आसान करने के लिए अनअकैडमी आपसे कमिटमेंट करेगी। आपकी पढ़ाई को कंप्लीट करवाने के लिए अनअकैडमी आपसे कमिटमेंट करेगी। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। अगर आप अनअकैडमी पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यानी अगर आप आइकॉनिक एडमिशन लेते हैं तो क्या होगा। यकीन मानिए अनअकैडमी का सबसे शानदार जो एडमिशन प्लान है वो है आइकॉनिक एडमिशन प्लान। अगर आप आइकॉनिक एडमिशन लेते हैं तो यकीन मानिए आपको एक कोच या गाइड अनअकैडमी की तरफ से फ्री प्रोवाइड करवाया जाएगा। कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये जो कोच या गाइड होगा ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं होगा, बल्कि कम से कम UPSC CSE का इंटरव्यू, कम से कम IAS का जो इंटरव्यू है वो इन्होंने दिया होगा। तो एक बात बताइए, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो काफ़ी पैसे वाले लोग हैं,
वो अपने बच्चों के लिए ये सुविधाएं दिलाते हैं, लेकिन उसमें लॉट ऑफ मनी खर्च होती है। आप यकीन करिए, एक मिडिल क्लास का बच्चा 24 आवर्स के लिए कोच नहीं रख सकता, लेकिन अनअकैडमी ने बहुत ही कम कीमत पर आपके लिए ये व्यवस्था करा दी है। अब बाजी आपके हाथों में है। अगर आप आइकॉनिक के लिए एडमिशन लेने जा रहे हैं तो देखिए, 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए ये एडमिशन आपके लिए उपलब्ध है। आइकॉनिक में एडमिशन लेने के लिए 1 साल की फीस है 69,500 रुपीज़। रेफरल कोड MNUS को यूज़ करेंगे जब आप एडमिशन के समय, तो इसमें 10% की कमी होगी और ये हो जाएगी 62,550 रुपीज़। 2 साल के एडमिशन की फ़ीस है 1,07,000 रुपीज़। रेफरल कोड MNUS को यूज़ करने के बाद ये 10% कम होकर हो जाएगी 69, ये 10% कम होकर हो जाएगी। रेफरल कोड MNUS यूज़ करने के बाद ये 10% कम होकर हो जाएगी 96,300 रुपीज़। ठीक, अगर आप 3 साल के लिए एडमिशन लेते हैं तो इसकी फीस है 1,41,000 रुपीज़। रेफरल कोड MNUS को यूज़ करने के बाद ये 10% कम होकर हो जाएगी 1,26,900 रुपीज़। तो बच्चों, अनअकैडमी पर अगर आपको एडमिशन लेना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए। ये सबसे शानदार है। यकीन मानिए, आपकी जो सक्सेस है वो लगभग 90% इसके द्वारा पहुंच जाएगी। यकीन मानिए, एक कोच जो होगा, एक कोच या गाइड जो आपको मिलेगा अनअकैडमी की तरफ से, यकीन मानिए वो अपनी पूरी जान लगा देगा ताकि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ, क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लग जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में सोच रहे हैं कि आपको कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लेना चाहिए या इसकी व्यवस्था कहाँ पर होगी, तो अनअकैडमी ने इसको भी प्लान कर रखा है। यकीन मानिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए ना पूरी व्यवस्था अनअकैडमी के द्वारा की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1 महीने से लेकर और पूरे 3 साल तक के लिए ऑप्शनल का प्लान अनअकैडमी के द्वारा किया गया है। रेफरल कोड MNUS को यूज़ करिए और कोई भी ऑप्शनल सेलेक्ट करिए और कम से कम 1 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए। न्यू ईयर रेजोल्यूशन UPSC CSC 2021, 2022, 2023। इसका मतलब ये है बच्चों कि अनअकैडमी ने अपने नए बैचेस का ऐलान किया है। अगर आप 2021, 2022, 2023 को प्लान कर रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो उसके रिकॉर्डिंग आप अनअकैडमी पर एडमिशन ले सकते हैं। देख सकते हैं आप, अलग अलग एजुकेटर्स को लेकर अनअकैडमी ने बैचेस का ऐलान किया है। आप अपने मनचाहे एजुकेटर को सेलेक्ट करिए और फिर उस बैच से जुड़ जाइए। 10% लाभ पाने के लिए, 10% डिस्काउंट पाने के लिए यूज़ करिए रेफरल कोड MNUS। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी ने कम्बो पैक का ऐलान किया है। मतलब ये है कि आप अगर GS और ऑप्शनल एक साथ लेना चाहते हैं तो वो भी अनअकैडमी के द्वारा उपलब्ध करवाया गया है। जैसे अगर आप GS और ऑप्शनल सब्जेक्ट 1 साल के लिए सेलेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पर देखिए, 1 साल के लिए एडमिशन की फीस कितनी है, 88,750 रुपीज़। रेफरल कोड यूज़ करिए MNUS तो आपकी फ़ीस में 10% की कमी होगी और आपकी फ़ीस हो जाएगी 70,103 रुपीज़। उसी तरह से बच्चों 2 साल और 3 साल की फ़ीस है। अगर आप जो है शुरुआत कर रहे हैं तो मैं आपको प्रेस्क्राइब करूंगा कि कम से कम आपको 2 साल के लिए एडमिशन लेना चाहिए, जिसकी फ़ीस है 1,31,550, जिसकी फ़ीस है कम से कम। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो कम से कम आपको 2 साल के लिए एडमिशन लेना चाहिए। इसकी फ़ीस है 1,31,510 रुपीज़। ठीक है, और रेफरल कोड MNUS को यूज़ करने के बाद 10% कम होकर ये हो जाएगी 99,680 रुपीज़। ठीक है बच्चों, तो अब जो है आज एक चीज़ और आपको बतानी है कि बहुत जल्द अनअकैडमी पर जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की फ़ीस है वो हाइक होने जा रही है। तो इससे पहले कि अगर आप
आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मैं आप सभी से कहूँगा कि प्लीज़ आप एडमिशन की प्रक्रिया से जुड़ जाइए। आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, इससे पहले कि फ़ीस बढ़ जाइए, इससे पहले कि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए इससे पहले कि फ़ीस बढ़ जाए, और यूज़ करिए मेरा रेफरल कोड MNUS 10% डिस्काउंट के लिए। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो आपके सामने है। हम लोग शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। 1 मिनट बच्चों आपका समय मैं लूँगा, सिर्फ 1 मिनट रुक जाइए। तो चलिए आइए हम लोग अब क्लास की शुरुआत करते हैं बच्चों, और जो कि आज इंडस वैली पर आधारित है, सिंधु सभ्यता पर है। प्रश्न बस इतना सा है कि हजारों साल बीत चुके फिर भी आज भी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि कैसे इतने सालों पहले कुछ लोग इतने इंटेलिजेंट हो जाएंगे कि वो आधुनिक विश्व को, आधुनिक दुनिया को मात दे देंगे। तो चलिए आइए आज हम लोगों को इन्हीं सारी बातों पर चर्चा करनी है, और एक बार फिर सिंधु सभ्यता के लोगों के बारे में जानकारी लेनी है, इस पर डिस्कस करना है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। और साथ में ये कि किसी ने लिखा है कि क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं इसी लाइन के साथ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि सिंधु सभ्यता जो प्राचीन विश्व की महान सभ्यताओं में से एक है। तो ये जो महान सभ्यताएं हैं इसमें सिंधु सभ्यता के अलावा कौन कौन सी सभ्यता है? क्या आपको पता है कि आज से 4500 साल पहले लगभग विश्व में 3 महानतम सभ्यताएं थी। दुनिया में 3 महानतम सभ्यताएं। एक महानतम सभ्यता का तो नाम हमने आपको दे दिया जिसका नाम है सिंधु सभ्यता, लेकिन 2 और सभ्यताएं कौन है? क्या आपको पता है इन दोनों सभ्यताओं के नाम? जी बिल्कुल आपको पता है और आप जानते भी हैं। यकीन मानिए मैं यहां पे लिखता हूं, ये महानतम सभ्यता है। देखिए सबसे पहले विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता किसको माना जाता है? आज बात सिंधु सभ्यता पे शुरू हुई है बच्चों, तो हम पहले थोड़ा सिंधु सभ्यता के समकक्ष सभ्यताओं के बारे में भी बात करेंगे। दुनिया की सबसे प्राचीन जो सभ्यता है उसका नाम है मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्या नाम है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, आपने नाम तो सुना होगा ना। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ हुआ करती थी? क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है? किस देश में हुआ करती थी? किस देश में हुआ करती थी? और आज उस देश का क्या नाम है? तो बच्चों आज उस देश का नाम है इराक। जी हां, इराक कभी मेसोपोटामिया की सभ्यता हुआ करता था। जी हां, फरात नदी के किनारे। किस नदी के किनारे यह सभ्यता बसी थी? फरात नदी के किनारे। ये महान सभ्यता हुआ करती थी। ठीक है ना, आपने नाम सुना होगा। इस सभ्यता के कुछ केंद्र थे जैसे बेबीलोनिया,
ये इसके शहर का नाम है बेबीलोनिया, इसका एक शहर हुआ करता था। सुमेरिया। समझ में आ गया? कहा जाता है कि ये सभ्यता सिंधु सभ्यता से भी प्राचीन थी। ठीक है, लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता की खासियत ये थी कि यहां पर गांव भी थे और शहर भी थे। समझ में आ गया? मेसोपोटामिया की सभ्यता गांव और शहर का एक मिक्सचर थी। यहां पर अर्बन सिविलाइजेशन भी देखने को मिलती है और रूरल सिविलाइजेशन भी देखने को मिलती है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तकरीबन 3000 ईसा पूर्व के दौरान ये अपने पीक पर हुआ करती थी। क्लियर? मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन। आज हमारा टॉपिक है सिंधु सभ्यता एक परिचय। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन दूंगा, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक परिचय दूंगा इन सभ्यताओं के बारे में। डिटेल पर हम लोग बात करेंगे बच्चों। एक चीज है कि ये जो क्लास हम लोगों ने शुरू की है, ऐसा नहीं है कि इस क्लास में सिर्फ प्रीलिम लेवल के क्वेश्चन ही होंगे, नहीं, हम प्रीलिम और मेंस दोनों को साथ लेकर चलेंगे। हम लोग पूरा डिटेल लेके चलेंगे। ठीक है, डिटेल पर बात करें तो सिंधु सभ्यता के समकक्ष जो सभ्यताएं थीं उनमें मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसका नाम आप लोगों ने यहां पर देखा है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? चीजें क्लियर हो रही हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब चलिए मेसोपोटामिया के बाद एक और सभ्यता का हम नाम लिखेंगे जो सिंधु सभ्यता की समकालीन थी। उसके बाद हम लोग सिंधु सभ्यता की बात शुरू करेंगे। आपको मैं बता दूं कि सिंधु सभ्यता के साथ मेसोपोटामिया की सभ्यता के व्यापारिक संबंध थे। जी हाँ, बड़े बड़े जहाज़ों पर सामान लाद कर सिंधु सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया में भेजा करते थे। जी हाँ, मेसोपोटामिया से बहुत सारी वस्तुएं मिली हैं जो सिंधु सभ्यता से वहां के लोगों के लिए भेजी गई थी। क्लियर है? वहां से जहाज यहां आया करते थे लोथल के बंदरगाह पर, जहां सामान लोड होता था, फिर यह सामान मेसोपोटामिया के लिए भेजा जाता था। सिंधु सभ्यता की जो चार्मिंग थी वो उसका व्यापार था। तो व्यापारिक रूप से हमारा देश उस समय मेसोपोटामिया के साथ जुड़ा हुआ था। शुरू से ही हमारा देश व्यापार के मामले में दुनिया में एक बहुत बड़ा स्थान रखता था बच्चों। हमारे देश के बने हुए सामान, सिंधु सभ्यता के बने हुए सामान सारी दुनिया के लिए आकर्षण का विषय थे। तो इसके बाद चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। अब दूसरी सभ्यता के बारे में आपको बताता हूं। चूंकि ये एक परिचय है, ये जो क्लास हमारी है ना, ये सिर्फ इसमें हम लोग एक परिचय ले रहे हैं। डिटेल में बात शुरू करेंगे, ठीक है ना? आगे डिटेल में बात शुरू करेंगे, लेकिन अभी केवल और केवल मैं आपको कुछ हाइलाइट्स दिखा रहा हूं, कुछ हाइलाइट्स चीजों के बारे में बता रहा हूं। अब चलिए मेसोपोटामिया की सभ्यता के बाद एक और दुनिया की महान सभ्यता थी। जी हां, आपने फराओ शासकों के बारे में सुना है, आपने गीजा के पिरामिड के बारे में सुना है, आपने पिरामिडों का शहर काहिरा के बारे में सुना है। जी हां, कहा जाता है कि मिस्र की सभ्यता दुनिया की प्राचीनतम और महानतम सभ्यताओं में से एक थी, जहां पर पिरामिड्स पाए जाते हैं। जी हां, चलिए बात होगी यहां पर थोड़ा सा मिस्र की सभ्यता के बारे में। बच्चों, अगर आपको मिस्र की सभ्यता के बारे में एक झलक देखनी है तो आप हॉलीवुड की एक मूवी देखिए, द ममी। द ममी के कई पार्ट्स बने हैं, लेकिन शुरुआती जो पार्ट्स हैं आप देखिए, आपको एक झलक दिखाई देगी कि कैसे वहाँ पे रिसर्चर्स हो रहे हैं, कैसे वहाँ पे शोध हो रहे हैं। आपको पता ही है कि मिस्र की सभ्यता अपने शानदार पिरामिड्स के बारे में जानी जाती थी। ये सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी। ये सिंधु सभ्यता की समकालीन थी।
ठीक है ना। यह सभ्यता विश्व की महानतम और प्राचीन सभ्यता है। ठीक है, यह सभ्यता अपने पिरामिड्स के लिए प्रसिद्ध थी। यह सभ्यता अपने पिरामिड्स के लिए प्रसिद्ध थी। बच्चों, आपको पता ही होगा कि जो पिरामिड है वो विश्व के 7 अजूबों में से एक है। क्या आपको पता है कि पिरामिड्स क्या होता था? थोड़ा सा बच्चों, आज की क्लास केवल परिचय पर आधारित। क्या आपको मालूम है कि ये जो पिरामिड्स होते थे वो क्या होते थे? इसमें क्या होता था? यकीन मानिए, जो पिरामिड्स होते थे दरअसल ये कब्रिस्तान थे। उस जमाने के बादशाह अपने खानदान के लोगों के लिए पिरामिड्स बनवाते थे। इसमें उस खानदान के लोगों की जो लाशें होती थीं उन्हें ममी बनाकर इसमें दफनाया जाता था। जी हाँ बच्चों, लाशों का ममी बनाकर उन्हें इसमें दफनाया जाता था, जिन्हें हम पिरामिड्स कहते हैं। ममी कैसे बनाया जाता था ये तो आपको जानकारी होगी ही। मिस्र के लोग इतना ज़्यादा टेक्निकल थे कि वो लाशों पर एक विशेष प्रकार का मसाला लगाते थे। फिर उसके बाद उस मसाले को लाशों पे लिपेट दिया जाता था। लाशों पर कपड़ा लिपेट कर उसे ममी बनाया जाता था। यकीन मानिए, आज भी दुनिया हैरान है कि आज भी मिस्र के पिरामिड्स में जो लाशें हैं वो कहीं से सड़ी और गली नहीं है। ये दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है। आज भी मेडिकल साइंस परेशान है कि आखिर मिस्र के पिरामिड्स में लाशों को कैसे सुरक्षित रखा जाता था। हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। बच्चों, आज भी दुनिया के सामने बहुत से ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हमारे सामने नहीं है। हमारी जो मेडिकल साइंस है वहां पर जाकर फेल हो जाती है, उसके पास कोई जवाब नहीं है। यकीन मानिए, भारत में भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसका जवाब हमारे पास नहीं है। तो मिस्र की सभ्यता जो सिंधु सभ्यता के समकालीन हुआ करती थी, आप यकीन नहीं करेंगे, कई कई 100 फुट ऊंची ये पिरामिड्स इस बात के लिए हैरान कर देती है कि आखिर कैसे हजारों टन जो है बड़े बड़े पत्थरों को इन पिरामिड्स के ऊपर पहुंचाया गया होगा। तो ये एक दुनिया के सामने आज भी हैरान कर देने वाली बात है। यही कारण है कि पिरामिड्स को दुनिया के 7 अजूबों में रखा गया है। चलिए, मिस्र की सभ्यता के बाद अब जो तीसरी महानतम सभ्यता है दुनिया की, उसका नाम है सिंधु सभ्यता, जो अपनी टेक्निक के लिए दुनिया में जानी गई। मैंने बताया ना कि हर सभ्यता की अपनी पहचान थी। सिंधु सभ्यता विश्व में अपनी टेक्निक के लिए जानी गई, अपने नगर नियोजन के लिए जानी गई। उन लोगों ने आज से हजारों साल पहले वो काम किया जिसको पढ़ने के बाद वाकई में हम हैरान हो जाते हैं कि आज अगर हम इस बात का गुमान करते हैं कि हम शानदार घरों में रहते हैं, हमारे पास शानदार टेक्नोलॉजी है, लेकिन कई ऐसी बातें हैं जिसको जानने के बाद हम आज भी शर्मिंदा हो जाते हैं और हमको लगता है कि शायद वो हमसे कई बातों में आगे हुआ करते थे। तो चलिए, आज हम लोग रहस्य का पर्दा उठाने जा रहे हैं उस सिंधु सभ्यता के बारे में जो आज भी हमें हैरान कर देती है। तो चलिए, आइए हम अब मेन टॉपिक पर आते हैं जो आज हमारा टॉपिक है। और चूंकि हम लोग फोकस करेंगे यूपीएससी सीएसई को इसमें, कि यूपीएससी में इसमें इस टॉपिक से कहां कहां से जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। अब आप समझ गए, अगर मान लीजिए कभी प्रश्न आपके सामने आ गया
कि आप विश्व की महानतम सभ्यताओं के बारे में बताइए, विश्व की किन्हीं 3 महानतम सभ्यताओं के बारे में बताइए, तो आप नाम लेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और सिंधु सभ्यता। तो चलिए आइए सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पर, और हेडिंग डालेंगे सिंधु सभ्यता। ठीक है, चलिए आप तैयार हो जाइए। सिंधु सभ्यता के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। देखिए साहब, तब हिंदुस्तान में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, और अंग्रेज लोग, जाहिर सी बात है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों से, अंग्रेज लोग पूरे हिंदुस्तान के लोगों से ये कहते आ रहे थे कि ईश्वर के आशीर्वाद से हम भारत में आए हैं। हम भारत में इसलिए आए हैं ताकि यहाँ के लोगों को सभ्यता का पाठ पढ़ा सके। यकीन मानिए, एक ऐसा दौर आया कि हमारे देश के लोग ये मानने लगे थे कि वाकई में जो ब्रिटिशर्स हैं वो सिविलाइज्ड लोग हैं, यानी वो सभ्यता के बारे में जानते हैं। यकीन मानिए, धीरे धीरे मानसिक रूप से हमारा देश गुलाम हो चुका था। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ये बात बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी कि किसी व्यक्ति को अगर पहाड़ से फेंक दिया जाए तो वो उठ सकता है, किसी व्यक्ति को अगर तालाब में, किसी व्यक्ति को अगर पाताल में डाल दिया जाए तो वो बाहर आ सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति का अगर आत्मविश्वास तोड़ दिया जाए तो वो फिर दोबारा कभी उठ नहीं सकता। यकीन मानिए, अंग्रेजों ने यही किया था बच्चों। धीरे धीरे हमारे देश के लोगों का जो आत्मविश्वास था वो टूटता जा रहा था, और ऐसा लगने लगा था कि वास्तव में हमारे देश में कोई सभ्यता और कोई संस्कृति नहीं थी। जिस प्रकार से एक प्लान वे में अंग्रेज इस बात को प्रसारित कर रहे थे कि वो भारत को यूरोपियन कल्चर सिखाने आए हैं, वो हिंदुस्तान के लोगों को सभ्य बनाने आए हैं, आहिस्ता आहिस्ता हमारे देश के नौजवानों का डायवर्जन यूरोपियन कल्चर की तरफ होता चला जा रहा था। आत्मविश्वास लगभग टूट चुका था। ये 1826 ईस्वी की बात है। कब की बात है बच्चों? 1826 ईस्वी की बात है, और चार्ल्स मैसोन के नेतृत्व में जो है वो खुदाई चल रही थी भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में। और जी हां, यही वो समय था जब इस क्षेत्र से कुछ पुरातात्विक सामग्रियां निकली। जब ये पुरातात्विक सामग्रियां बाहर आई, इन्हें लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया, तो पाया गया कि ये तो किसी महान सभ्यता की निशानी है। लेकिन अंग्रेज शासन कर रहे थे। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान के लोगों को पता चले कि उनके पास भी कोई महानतम सभ्यता हुआ करती थी, क्योंकि तब अंग्रेज झूठे हो जाते, उनकी बात झूठी हो जाती कि भाई हम आपको सिखाने आए, आपके पास कोई सभ्यता और संस्कृति नहीं है। इस बात को छिपाने के लिए अंग्रेजों ने चार्ल्स मैसोन से कहा कि चार्ल्स मैसोन, आप अपनी बात को वहीं पर रोक दीजिए, जो जैसे है वहीं पर रोक दीजिए, और ये जो कुछ भी आप जमीन से निकाले हैं इसको दबा दीजिए। ये बात हिंदुस्तान के लोगों में जानी नहीं चाहिए। समझ में आ गया? तो सिंधु सभ्यता का सबसे, कहा जाता है कि पहला पुरातात्विक अवशेष यानी कब निकला था, तो ये 1826 ईस्वी में सबसे पहले हड़प्पा के टीले का उल्लेख चार्ल्स मैसोन ने किया था। तो चलिए आइए हम लोग यहां पर लिखें सिंधु सभ्यता के बारे में कि सर्वप्रथम हड़प्पा के टीले की जानकारी हड़प्पा के टीले की जानकारी चार्ल्स मैसोन नामक विद्वान ने दी थी।
आप समझ गए। लेकिन अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों ने चुपके से इस बात को दबा दिया कि भाई जो कुछ है उसको दबा दो, क्योंकि अगर ये बात हिंदुस्तान के लोगों को पता चलेगा तो फिर हमारी सारी कलई खुल जाएगी। तो सर्वप्रथम हड़प्पा के टीले की जानकारी किसके द्वारा दी गई? चार्ल्स मैसोन के द्वारा दी गई। और ये समय क्या था? सन 1826 ईस्वी। कब दिया गया? सन 1826 ईस्वी। क्लियर हो गया बच्चों? कि भी किसी भी स्टूडेंट के लिए कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस कहानी को? देखिए बेटा, इतिहास एक कहानी है। अगर आप कहानी से जुड़कर चलोगे तो इतिहास को ईश्वर की दया से कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हिस्ट्री एक बड़ा विषय है, हिस्ट्री एक बड़ा विषय है। अगर आप इसको रटेंगे तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो रटना नहीं है, इसको एक कहानी की तरह से आप समझने की कोशिश करिए। चलिए आइए, अब हम लोग बात करते हैं आगे। चलिए, ये बात यहीं पर रफा दफा हो गई, ये बात यहीं पर खत्म कर दी गई। काफी समय के बाद कहा जाता है कि सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जो उस समय पुरातत्व विभाग के डीजी हुआ करते थे, पुरातत्व विभाग के बहुत बड़े ऑफिसर थे, है ना? जी हाँ, एएसआई के प्रथम डीजी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम डीजी थे सर अलेक्जेंडर कनिंघम। इनके नेतृत्व में जो है वो खुदाई का काम चल रहा था। समय था 1853 ईस्वी। और जब ये खुदाई करा रहे थे, सबसे बड़ी चीज है ना, बता रहे हैं आपसे, यहां पर ये था कि 1853 समय याद आ रहा है, ध्यान आ रहा है क्या हुआ था 1853 में? 1853 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी हुआ करते थे। और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली बार भारत में रेलवे लाइन बिछाए जाने का प्रोग्राम चल रहा था, कार्य चल रहा था। मजदूर वहां पे काम कर रहे थे, ठीक है, जमीन खोदी जा रही थी। और उसी खुदाई के दौरान कुछ अजीबो गरीब चीजें भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा से, यानी रावी नदी और सिंधु नदी के आसपास निकलने लगी। मजदूर घबरा गए, पुरानी पुरानी हड्डियां निकल रही थी, मरे हुए लोगों की अवशेष निकल रहे थे, कुछ ईंट निकल रहे थे, कुछ ऐसी चीजें जिस पर मजदूर घबरा गए। और घबराने के बाद उन्होंने एएसआई को रिपोर्ट किया, सरकार को रिपोर्ट किया कि साहब जमीन के नीचे से तो बड़ी अजीबोगरीब चीजें निकल रही हैं। कहा जाता है कि एएसआई के प्रथम जो डायरेक्टर जनरल थे सर अलेक्जेंडर कनिंघम, वो आए, बहुत बड़े महान, बहुत बड़े पुरातत्ववेत्ता थे। वो आए और उन्होंने खुदाई शुरू करवाई। और जब खुदाई शुरू करवाई तो फिर लोगों ने दांतों तले उंगली पकड़ ली। अंग्रेजों को पता चल गया था कि भारत एक महान सभ्यता का वाहक है। विश्व की महानतम सभ्यताओं में से एक सभ्यता जमीन के अंदर दबी हुई है। और देखिए साहब, ये एक कड़वी सच्चाई है कि हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। जो सच्चाई है उसको आप बहुत समय तक दबा नहीं सकते। जो सच्चाई होती है ना, वो एक खुशबू की तरह होती है जिसे बहुत समय तक किसी कमरे में बंद नहीं रखा जा सकता। जैसे ही शीशी खुलेगी वैसे ही वो चारों तरफ फैल जाएगी और लोगों को ये इंफॉर्मेशन दे देगी कि हाँ, उस कमरे में कुछ है। उसी तरह से बच्चों, जैसे सच्चाई होती है उसी तरह से बुराई भी होती है। बुराई भी बहुत समय तक दबी नहीं रह सकती, एक समय के बाद वो भी लोगों को पता चल जाती है। तो ये चीज आपको बता रहा था कि अब अंग्रेज सरकार घबरा गई और उसने अलेक्जेंडर कनिंघम को समझाया कि देखो भाई, जहां तक हो सके इसको दबा दो। और वो भी लॉर्ड डलहौजी जैसा इंसान, जो हिंदुस्तान के राजाओं को कुछ समझता नहीं था, जो भारत के लोगों के लिए उसके दिल में जरा भी दया नहीं थी, वो आदमी, उसने तुरंत, अब जाहिर सी बात है सरकार का जो है दबाव पड़ा, अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या किया, उस चीज को वहीं रफा दफा कर दिया। तो चलिए लिखा जाए। यहां पर हम लोगों को ध्यान देना है, लिखते रहना बच्चों, नोट करते रहना, ये आपके काम आएगा। नोट्स बनाते चलना है, यही मेरी तरफ से आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक है।
चलिए, यानी चार्ल्स मैसोन के बाद जो दूसरी खुदाई हुई वो 1853 में एएसआई के प्रथम डीजी सर अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में हुई थी, भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में। लिखेंगे कि सिंधु सभ्यता के अवशेष उस समय सामने आए जब भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, है ना। यहां पर खुदाई अलेक्जेंडर कनिंघम यहां पर खुदाई अलेक्जेंडर कनिंघम यहां पर लिख देंगे बच्चों एएसआई के प्रथम डीजी माने डायरेक्टर जनरल, प्रथम डीजी के नेतृत्व में सन 1853 ईस्वी में कराई गई। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रही है चीजें? समझ में आ रहा है ना ये चीजें? अब ये था कि भाई अलेक्जेंडर कनिंघम भी अंग्रेज आदमी, सरकार ने दबा दिया भैया कनिंघम जो बात आपने देखी है उसको वहीं दबा दो, इसी में भलाई है। ठीक है, अब कनिंघम ने रफा दफा कर दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन देखिए साहब, सच्चाई ये है, मैंने आपसे कहा ना कि हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। जो सच है उसे आप बहुत दिनों तक दबा नहीं सकते। कहा जाता है कि एक हिंदुस्तानी पुरातत्ववेत्ता थे। अब चूंकि भारत में उस समय भाई पुरातत्व वगैरह की पढ़ाई, बैरिस्ट्री की पढ़ाई सब अमीर तरीन लोग किया करते थे। ठीक है, तो उस जमाने में एक युवा पुरातत्ववेत्ता थे हिंदुस्तान के, जिनका नाम था दयाराम साहनी। दयाराम साहनी को भनक लग गई थी कि जरूर इसके अंदर कोई बात है और सरकार इसे छुपाने की कोशिश कर रही है। उनको बात पता चल गई थी। पूरा भाई नए नवेले इंसान थे, नौजवान आदमी, एकदम टोपी वोपी लगा के, जैकेट वैकेट पहन के, कोट पहन के एकदम मस्ती में वहां पहुंचे। अब ये पहुंचे वहां पर जहां चार्ल्स मैसोन के जमाने में खुदाई हुई थी। कहां पर? हड़प्पा। जी हां, हड़प्पा को मुर्दों का टीला कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुर्दों का टीला। जी हां, वहां से कंकाल निकलते थे, हड्डियां निकलती थी। उस इलाके के गांव के लोगों में भय का एक माहौल व्याप्त था। लोग दिल में डर के मारे उस टीले के करीब नहीं जाते थे। बच्चों, ये हाल था। दयाराम साहनी उस जमाने के एकदम युवा, टोपी ओपी लगाकर, कोट वोट पहन के पहुंचते हैं गांव में, हड़प्पा गांव में। गांव वालों ने देखा उनको। गांव वालों ने कहा, बाबू क्यों आए हो? जैसे कैसे होता है, क्यों आए हो बाबू यहां पर? क्या बात है? सोने की खोज में आए हो? यहां सोना नहीं है। हड़प्पा के टीले पर जो भी गया, ये प्रेतों का टीला। हड्डियों का शहर, हड्डियों का टीला। गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया।
भाई यहाँ से चले जाइए, हम आपको वहां पे जाने नहीं देंगे, वो इलाका अच्छा नहीं है। लेकिन चूंकि भाई वो तो एक पुरातत्ववेत्ता थे, उनको तो पता था ना कि वहां से क्या मिला है। उन्होंने कहा कि ना भाई, हम तो जाएंगे, हमको आप मत रोकिए। कहा जाता है कि इस तरह से जो है गांव वालों के बार बार मना करने के बाद भी जो है दयाराम साहनी माने नहीं, और दयाराम साहनी पहुंच गए हड़प्पा। और 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई शुरू हो गई। और बच्चों, खुदाई के बाद जो चीज बाहर आई उसने दुनिया की निगाह अपनी तरफ खींचा, और सारी दुनिया को पता चल गया कि भारत दुनिया की महान सभ्यता और संस्कृतियों में से एक है। चूंकि 1921 में सिंधु सभ्यता का सबसे पहला शहर हड़प्पा पाया गया, इसलिए इस सभ्यता का नामकरण क्या कर दिया गया, हड़प्पा सभ्यता। एक प्रश्न उठता है कि इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि चूंकि हड़प्पा सभ्यता हम इसलिए कहते हैं क्योंकि पहला शहर जो पाया गया 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, उस शहर का नाम था हड़प्पा। इसलिए इस शहर का नाम क्या पड़ गया, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलिए आइए हम लोग इसी चीज को यहां पर नोट कर लेते हैं, जल्दी से अपना पीडीएफ बना लेते हैं यहां पर, मजेदार सा, जो अपने हाथ से लिखा हुआ पीडीएफ होगा। हाथ से लिखने में सबसे अच्छी बात यह है कि चीजें याद हो जाती हैं और लिखने की कला डेवलप होती है। तीसरी चीज यह है कि राइटिंग स्किल यानी लेखन शैली कोई एक दो दिनों की बात नहीं है, एक दो महीनों में भी यह चीज नहीं आती। एक लंबे परिश्रम के बाद, एक लंबे अभ्यास के बाद आप राइटिंग स्किल को सीखते हैं। इसलिए शुरुआत हम लोग यहीं से करते हैं। मैं भी लिखता हूं, आप भी लिखिए, ठीक है। दोनों का हाथ दुखेगा, दोनों को फायदा होगा। चलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे कि सर्वप्रथम (1921 ईस्वी में सिंधु सभ्यता के शहर हड़प्पा को ढूंढा गया। हड़प्पा को खोजने का श्रेय दयाराम साहनी को जाता है। दयाराम साहनी को जाता है। दयाराम साहनी को जाता है, ठीक है। चूंकि सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया, इसलिए इसी के नाम पर इस सभ्यता का नामकरण कर दिया गया। इस सभ्यता का नामकरण कर दिया गया और इसे क्या कहा गया, हड़प्पा सभ्यता, और इसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। ठीक है बच्चों,
सबसे पहली चीज, सबसे बड़ी चीज ये होती है इतिहास में, इतिहास का एक रूल है कि जो शहर सबसे पहले ढूंढा जाता है, जहां से शुरुआत होती है, उसी के नाम पर पूरी सभ्यता का नामकरण कर दिया जाता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और सबसे पहले इसके खोज की बात हो रही है। शुरुआत हमने कर दी है, ये देखिए यहाँ पर हमने इसके बारे में डिटेल भी लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, इसको सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए, पीडीएफ साथ में तैयार करते रहिए, ये आपके काम आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? और बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये एक रिकॉर्डिंग क्लास है। कुछ मजबूरियों के चलते, कुछ समस्या के चलते अभी लाइव क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, लेकिन बहुत जल्द जैसे ही ये समस्या दूर होगी लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इसलिए आप परेशान मत होइएगा। इस क्लास में और लाइव क्लास में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। और आपको मैं बता दूं कि आपको कोई समस्या हो और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आप डायरेक्ट मुझसे बात करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप YouTube के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। प्लीज़ आप YouTube के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां मेरे टेलीग्राम आईडी पर क्लिक करके आप सीधे मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ठीक है? तो ये चीज अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। अभी हड़प्पा की शुरुआत हुई थी। चूंकि ये सभ्यता जब सामने आ गई तो अंग्रेज सरकार के होश उड़ गए, क्योंकि लगातार वो हिंदुस्तान के लोगों को ये बता रहे थे कि आपके पास तो कोई संस्कृति ही नहीं है, यू हैव नो एनी सिविलाइजेशन, आपके पास कोई संस्कृति ही नहीं है, हम लोग आप लोगों को सिखाने के लिए आए हैं। यकीन मानिए सिंधु सभ्यता की जब खोज हुई तो जॉन मार्शल ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली थी और उनके मुंह से निकल पड़ा उनके मुंह से निकल पड़ा कि लगता है कि सिंधु सभ्यता को देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे ये यूरोप का पालना है। यकीन मानिए दोस्तों, यकीन मानिए बच्चों, ये बड़ा ही शानदार था। अब सिंधु सभ्यता, अब हड़प्पा की खोज हो गई है ना, हड़प्पा की खोज हो गई ना, 1921 में दयाराम साहनी ने कर दी। ठीक एक साल के बाद 1922 में राखाल दास बनर्जी ने सिंधु सभ्यता के एक दूसरे शहर की खोज की। आपको मैं बता दूं कि जो हड़प्पा शहर खोजा गया वो रावी नदी के किनारे से खोजा गया था, और जो मोहनजोदाड़ो नाम का शहर खोजा गया, ये शहर जो है ये सिंधु नदी के किनारे से खोजा गया था। यानी 1922 में राखाल दास बनर्जी ने सिंधु सभ्यता के एक और महत्वपूर्ण शहर की खोज की जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। और बच्चों आपको पता ही है कि मोहनजोदड़ो पर एक मूवी भी बन चुकी है हमारे देश में, मोहनजोदाड़ो के नाम से। कभी अगर मौका मिले तो इस फिल्म को आप ज़रूर देखिए। 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने सिंधु सभ्यता के एक और शहर की खोज की। एक और शहर की खोज की जिसे हम मोहनजोदड़ो के नाम से जानते हैं।
जिसे हम मोहनजोदड़ो के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, जिसे हम मोहनजोदड़ो के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी एक के बाद एक जो है धड़ाधड़ 2 शहर खोजे गए और पूरे देश में, पूरी दुनिया में ये बात फैल गई कि भारत जो देश है वो एक महान सभ्यता का वाहक है। इस प्रकार सिंधु सभ्यता अस्तित्व में आ गई। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। आज हम लोग सिंधु सभ्यता के कई मुद्दों पर बात करने वाले हैं। प्लीज इसको नोट कर लीजिए, आप सभी लिख लीजिए। अब चलिए हम लोग बात करेंगे सिंधु सभ्यता के विस्तार के बारे में, चना। तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे सिंधु सभ्यता का विस्तार। चलिए बच्चों, सिंधु सभ्यता का विस्तार। चलिए देखा जाए कि सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वो कहां से कहां तक पाया गया। शुरू शुरू में तो ऐसा लगा कि शायद ये कुछ शहरों तक सिमट कर रह जाएगी बच्चों, लेकिन बाद में इसका विस्तार इतना ज़्यादा हो गया कि ये उत्तर भारत में कश्मीर यानी मांडा से लेकर दक्षिण भारत में दायमाबाद महाराष्ट्र तक, और फिर पश्चिम में सुतका केंदोर बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ, पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ तक फैली हुई पाई गई। यकीन मानिए बच्चों, नोट कर लीजिए इस लाइन को, सिंधु सभ्यता का विस्तार काफी बड़ा माना जाता है ना। आप देख सकते हैं ऊपर मैंने लिखा है कि अब तक सिंधु सभ्यता के लगभग 1000 शहरों को खोजा जा चुका है और लगभग 300 शहर पूरी तरह प्रकाश में आ चुके हैं। लिख सकते हैं बच्चों कि सिंधु सभ्यता के लगभग 1000 शहरों को खोजा जा चुका है या जिन पर अभी काम चल रहा है। लगभग 300 शहर ऐसे हैं जो अस्तित्व में आ चुके हैं, जिनके बारे में पूरी जानकारी हमारे पास अवेलेबल है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि उत्तर भारत में सिंधु सभ्यता का विस्तार कश्मीर यानी मांडा तक पाया गया। उत्तर भारत में सिंधु सभ्यता का विस्तार कश्मीर यानी मांडा तक पाया गया। इसके अलावा दक्षिण भारत में सिंधु सभ्यता का विस्तार महाराष्ट्र तक, और जो शहर इसमें आता है वो दायमाबाद था। पश्चिमी भारत में पश्चिम में सुतका गेंडोर यानी बलूचिस्तान तक इसके अस्तित्व पाए गए। ठीक है, और पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ तक इसके जो अस्तित्व है वो पाए गए। इसके विस्तार के बारे में जानकारी नोट करें और ऊपर लिखें बच्चों कि अब तक लगभग 1000 सिंधु सभ्यता के शहरों की खोज हो चुकी है। ठीक है, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि अब तक जो है वो लगभग 1000 शहरों पे काम चल रहा है। 300 शहर पूरी तरह से प्रकाश में आ चुके हैं। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। संक्षेप में जो है हम लोग इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन दे देंगे, बहुत है ये। अब चलिए, अब समय है सिंधु सभ्यता के एक एक शहर के बारे में बात करने का। सबसे पहले जिस शहर का नाम मैं लेने जा रहा हूं वो है मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो। मैं आप सबसे कहूंगा कि बच्चों इस पर एक मूवी बनी हुई है मोहनजोदड़ो पर, ऋतिक रोशन की। आप इस मूवी को जरूर देखिएगा। एक्चुअली में ये फिल्म जो है
इतनी ये फिल्म इतनी जबरदस्त थी कि इसको इतना पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाया जितना बढ़िया काम हुआ था इस मूवी पर, क्योंकि हिस्टोरिकल मूवी है ना। तो दिक्कत क्या होता है कि थोड़ा सा हमारे यहाँ रोमांटिक फिल्में ज़्यादा चलती हैं। ये मूवी इतनी दमदार थी कि अगर इसका मज़ा वही ले पाएगा जिसको थोड़ी बहुत जानकारी होगी उन चीज़ों की। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो मूवी बनी है इसको एक बार आप लोग देखिएगा। अब चलिए आइए सिंधु सभ्यता के एक शहर का नाम मैं यहां पर लेने जा रहा हूं जिसका नाम है मोहनजोदाड़ो। और मोहनजोदाड़ो के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मोहनजोदाड़ो कैसा शहर था, इसकी क्या क्या विशेषताएं थीं। चलिए हेडिंग डालते हैं मोहनजोदाड़ो, या हम कहेंगे मोहनजोदड़ो भी लिख सकते हैं इसको। तो चलिए आइए मोहनजोदड़ो के बारे में अब हम लोग बात करने वाले हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता के प्राचीनतम शहरों में से एक मोहनजोदड़ो। चलिए आइए शुरू करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। हेडिंग डालेंगे हम मोहनजोदड़ो। जी हाँ, ये जो शहर है अब हमारे देश में नहीं है, अब ये पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे पाया गया था। बच्चों एक बात आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगा, क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया भर की जितनी सभ्यताएं हैं वो आखिरकार नदियों के किनारे क्यों पाई जाती थी? क्या आप सबको जानकारी है? क्या आपको पता है कि विश्व की महानतम जो सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे क्यों पाई जाती थी? जैसे आप देख लीजिए, मैंने आपको बताया कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो फरात नदी के किनारे स्थित थी, ठीक है। जैसे मिस्र की सभ्यता थी वो नील नदी के किनारे स्थित थी, उसी तरह से भारत की जो सिंधु सभ्यता है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। आखिर नदियों के किनारे इन सभ्यताओं के बनने के पीछे क्या कारण था? क्या आप में से कोई बच्चा बता सकता है? मुझे पता है कि आपके पास जानकारी जरूर होगी। बच्चों पानी जो है ना, पानी को, वाटर इज द लाइफ लाइन, पानी जो है वो जीवन का एक आवश्यक अंग है। नदियों के किनारे इन सभ्यताओं के बसने के पीछे कई कारण थे। सब ठीक है ना? नदियों के किनारे ये जो सब सभ्यताएं थी, एक प्रश्न उठता है कि नहीं, है ना, कि नदियों के किनारे ये जो सभ्यताएं थी इनके बसने के पीछे कई कारण थे। पहला कारण तो ये था कि पानी जिंदगी की जरूरत है ना। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। यानी पानी की कीमत का अंदाजा हम रहीम के इस दोहे से लगा सकते हैं बच्चों की पानी जो पहली नीड है, कि पानी से जीवन है बच्चों, पानी से जिंदगी है। इसलिए चूंकि उस जमाने में ट्यूबवेल तो था नहीं, उस जमाने में नलकूप तो था नहीं, लोगों का सारा काम जो होता था वो नदियों के किनारे होता था। लोग पानी पीने के लिए नदियों से भरते थे, लोग नहाने के लिए जो है नदियों का प्रयोग करते थे। उस जमाने में आज से दो पीढ़ी पहले तक हमारे देश में भी यही व्यवस्था थी। लोग ज़्यादातर जो है नहाने के लिए दरिया में जाया करते थे। आपके गांव में भी दरिया होगी और आप भी दरिया में नहाने का एंजॉय करते होंगे। लेकिन अब ये चीज़ें क्या हो गई बच्चों, बहुत ही ज़्यादा कम हो गई, क्योंकि अब घरों में जो है बाथरूम हो गया, घरों में सुविधाएं हो गई, तो हम और आप घरों में नहाते हैं। लेकिन उस ज़माने में तो ऐसा था नहीं। उस ज़माने में तो भाई बाथरूम सबके घर में था नहीं, तो लोग नहाने के लिए क्या करते थे, जाते थे दरिया के किनारे, है ना, तो पीने के लिए और नहाने के लिए। यहाँ तक कि गांव में आपको पता ही है लोग शौच तक बाहर किया करते थे। आज से कुछ सालों पहले तक हमारे देश में ये बात थी,
लेकिन सरकार के प्रयासों से अब शौचालय बनने लगे और लोगों ने बाहर जाना छोड़ दिया। उसके लिए भी नदियों का इस्तेमाल किया जाता था, शौच संका समाधान के लिए भी लोग उधर जाते थे। ठीक है, तो ये था कि नदियों के पानी का इस्तेमाल लोग करते थे। अब देखा आपने, उसके बाद देखिए, उसके बाद बच्चों देखिए, पानी ये चीज है कि जो दरिया का क्लाइमेट होता है ना, वो बड़ा पुरसुकून होता है, बड़ा ही पुरमंजर होता है बच्चों। दरिया के किनारे घूमना कैसा लगता है, ईमानदारी से बताना। दरिया के किनारे कभी घूमने गए हो आप लोग? दरिया के किनारे जाओगे तो मन कैसा हो जाता है, कितना शांत मन होता है, कितना मनोरम दृश्य होता है। अच्छा एक बात बताओ, आज एक नॉर्मल लेवल पे मैं आपसे कहूं कि अगर आप मुंबई जाएंगे और जितने भी स्टार हैं फिल्मी दुनिया के, जितने भी बड़े बड़े स्टार हैं, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे जितने भी बड़े बड़े स्टार हैं, इनके बंगलो अगर आप देख लोगे तो वो सब समंदर के किनारे पाए जाते हैं। क्योंकि समंदर हो या दरिया हो, इनका जो वातावरण होता है वो शुद्ध होता है और रहने के लिए सबसे अनुकूल जो दशा होती है वो यहीं पर होती है। तो एक रहने का पर्पस भी था, एक सुकून भी था, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो इशू, नो 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 नो। ठीक है, बात हमारी समझ में आ रही है, कोई समस्या तो नहीं है, चीजें क्लियर हो रही हैं। मतलब यह है कि दरिया का ये जो सिंधु, जितने भी दुनिया की महान सभ्यताएं हैं, ये नदियों के किनारे क्यों पाई जाती? प्रश्न उठता है कि नहीं, कि विश्व की महान सभ्यताएं नदियों के किनारे क्यों पाई जाती थी? नदियों के किनारे क्यों पाई जाती थी? ये बात है कि नहीं? बात दमदार है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी का सवाल मैं आपको बता रहा हूं। पहली चीज तो मैंने बताया आपको ना कि पहली चीज था कि है ना, शुद्ध वातावरण, शुद्ध वातावरण, एक कारण तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा कारण मैंने क्या बताया आपको? पीने का पानी। ठीक है, ये सब भी हो गया। और क्या था, नेक्स्ट रीजन क्या था, क्यों नदियों के किनारे ही दुनिया की महानतम सभ्यताएं बसा करती थी? तो बच्चों, नेक्स्ट जो कारण है वो ये है कि उस जमाने में व्यापार जो था वो नदियों के माध्यम से ही हुआ करता था। जहाजों के माध्यम से सामान एक देश से दूसरे देश में ले जाए जाते थे, तो नदियां जो थी वो व्यापार का माध्यम थी। अब पता है उस जमाने में भाई मोटर गाड़ी तो थी नहीं, ट्रक तो था नहीं कि माल लाद कर जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिए। उस जमाने में ये जो सभ्यताएं थी वो नदियों के किनारे इसलिए होती थी ताकि जो है आसानी से सामान जो है वो शहर तक लाया जा सके। बात समझ में आ गई? यानी तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो कारण क्या है? व्यापार। एक कारण और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या कोई एक कारण आपको ध्यान आ रहा है कि चौथा कारण क्या हो सकता है? नदियों के किनारे सभ्यताओं के बसने का चौथा कारण क्या हो सकता है, आप बताइए। तो बच्चों, चौथा कारण था कृषि, एग्रीकल्चर। नो वाटर नो एग्रीकल्चर, बिना पानी के कोई एग्रीकल्चर संभव नहीं है। साहब उस जमाने में ट्यूबवेल तो था नहीं, उस जमाने में पानी का, अच्छा सबसे बड़ी चीज है कि भाई नेचुरल जो रेनिंग होती है, जो प्राकृतिक वर्षा होती है वो तो होती ही थी, बट ये था बच्चों, वो तो होती ही थी, साथ में ये था बच्चों कि ऐसे समय यानी पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए नदियों से पानी जो है वो लाया जाता था, उससे खेतों की सिंचाई होती थी। तो कृषि यानी एग्रीकल्चर, ये चौथे नंबर पर हम यहां लिख सकते हैं कि कृषि के लिए भी जो है वो नदियों के पानी का प्रयोग किया जाता था। तो समझ में आ गया, एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है। इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस
कि जितनी भी सभ्यताएं हैं वो क्यों नदियों के किनारे स्टे होती थी, जितनी भी दुनिया की महानतम सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे क्यों बसी होती थी। तो इसका जवाब आज आप लोगों को मिल गया। कई ऐसे कारण थे, शुद्ध वातावरण, पीने का पानी, व्यापार और कृषि, ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारण थे जिसके कारण विश्व की महान सभ्यताएं नदियों के किनारे बसती थी। समझ में आ गया बच्चों, ये चीज क्लियर हो गया। चूंकि यहाँ इस क्लास में हम लोग एक एक पॉइंट पर बात करेंगे, ये क्लास डिटेल पर है, पूरी तरह जितना भी मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन हो सकता है वो मैं करने की कोशिश करूंगा ताकि चीजें आपको स्पष्ट हो जाएं। बच्चों, अगर आपको कहानी पूरी तरह से पता होगी किसी चीज की तो आप उसके बारे में जवाब दे सकते हैं। अगर कहानी पता ना हो और बीच से क्वेश्चन उठ जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो चलिए आइए हम लोग इसको मिटाते हैं और मोहनजोदड़ो के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए इसको मिटा दिया जाए और मिटाकर हम लोग सबसे पहले मोहनजोदड़ो के बारे में बात करें कि जो मोहनजोदड़ो शहर था उसकी क्या विशेषताएं थीं, कहाँ पर स्थित था। तो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। सबसे पहले मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 में हुई थी। किसने किया था? तो राखाल दास बनर्जी के द्वारा सबसे पहले मोहनजोदड़ो शहर की खुदाई पूरी हुई थी। चलिए आइए, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है बच्चों प्रेतों का टीला। मैंने बताया ही कि पुराने जमाने में जब यहाँ इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी तो डर के मारे जो है वो लोग यहाँ पर जाया नहीं करते थे, तो इसका नाम ही पड़ गया था प्रेतों का टीला। लोग डर के मारे जाया नहीं करते। सिंधु सभ्यता के किस शहर को प्रेतों का टीला कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को प्रेतों का टीला कहा जाता था। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बच्चों यहाँ पर हम इस शहर के बारे में एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन आप लोगों को देंगे, इसके स्टेटस के बारे में बताएंगे। तो हम लिखेंगे कि सिंधु सभ्यता का ये प्राचीन शहर सिंधु नदी के किनारे स्थित था। सिंधु नदी के किनारे स्थित था। सिंधु नदी के किनारे स्थित था। नोट कर लीजिए इस लाइन को। एक एक इंफॉर्मेशन ना, एक एक इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दे सकता हूं मैं देने की कोशिश करूंगा बच्चों, घबराना नहीं है। जो क्वेश्चन जहां से उठते हैं उन्हीं कोर टॉपिक्स को हम लोग लेकर चलेंगे। किनारे स्थित था। स्थित था, ये चीज क्लियर हो गई। इसका ज्योग्राफिकल स्टेटस आपको पता चला, ठीक है। अब ये कहां पर स्थित है तो हम लिख सकते हैं कि ये जो शहर है या ये जो क्षेत्र है अब पाकिस्तान में स्थित है। ये अब हमारे देश भारत में नहीं है। देखिए साहब, सिंधु सभ्यता की दो जुड़वा राजधानियां थी। ये एक बहुत बड़े विद्वान ने ये बात कही थी, ठीक है ना। स्टुअर्ट पिगट ने कहा था कि सिंधु सभ्यता की दो जुड़वा राजधानियां थी। उनमें से एक राजधानी का नाम था मोहनजोदाड़ो और दूसरी राजधानी का नाम था हड़प्पा। तो हम यहां पे लिखेंगे अगला कि
स्टुअर्ट पिगट के अनुसार, स्टुअर्ट पिगट के अनुसार सिंधु सभ्यता की 2 जुड़वा राजधानियां थी। स्टुअर्ट पिगट के अनुसार सिंधु सभ्यता की 2 जुड़वा राजधानियां थी। ठीक है ना। पहली राजधानी का नाम था मोहनजोदड़ो, और दूसरी राजधानी का नाम था हड़प्पा। ठीक है, समझ में आ रहा बच्चों, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। तो एक बात आपको समझ में आ गई कि जो मोहनजोदड़ो शहर था ये सिंधु सभ्यता की एक राजधानियां थी। थोड़ा सा आपसे मैं बात करूं, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि भारत की 2 राजधानियों का नाम बताइए, क्या भारत में भी इस समय 2 राजधानियां हैं बच्चों? क्या 2 ऐसे महत्वपूर्ण शहरों के नाम बताइए। क्या भारत में आपको लगता है कि 2 राजधानियां हैं? जी हां। अगर मैं कहूं कि दिल्ली भारत की पॉलिटिकल राजधानी है तो दूसरी राजधानी मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है, ऐसा कहा जाता है। नॉमिनेशन तो नहीं है, दिल्ली ही भारत की राजधानी है। साथ में बॉम्बे को भी जोड़ा जाता है कि मुंबई भारत की इकोनॉमिकल राजधानी है। बच्चों, ठीक उसी तरह से सिंधु सभ्यता की 2 राजधानियां थीं और वहां की पॉलिटिकल राजधानी का नाम था मोहनजोदड़ो, यानी सिंधु सभ्यता का जो राजनैतिक केंद्र था वो मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की राजनैतिक राजधानी थी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको नोट करेंगे, लिखेंगे। ये सारे जो इंफॉर्मेशन हैं आप इसको कलेक्ट करेंगे, ये सारे इंफॉर्मेशन आपके काम आएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर चलिए हम लोग आज मोहनजोदड़ो के बारे में बात कर रहे हैं। मोहनजोदड़ो से जुड़े हुए जितने भी विशेष टॉपिक हैं, जितने भी विशेष पॉइंट्स हैं, वो सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, मैं मिटा देता हूँ। चलिए आइए बात करते हैं, लिखते हैं इसके बारे में। तो मैंने आपसे क्या कहा कि सिंधु सभ्यता की 2 राजधानियां थी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। उनमें से हाँ, मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की एक राजनीतिक राजधानी थी, हम नोट करेंगे। नोट करेंगे बच्चों इसके बारे में यहां पर। ठीक है, तो हम लिखेंगे, सॉरी, हम लोग यहां पे लिखेंगे कि मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की राजनैतिक राजधानी थी। करेक्ट है, किसी को कोई समस्या तो नहीं है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की राजनैतिक राजधानी थी। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कुछ विशेषताओं की। देखिए, सिंधु सभ्यता में जितने भी शहर पाए गए, कमोबेश उनमें काफी सिमिलरिटी है, काफी एक रूपता है। सिंधु सभ्यता के जितने भी शहर पाए गए वो सब
एक किले के अंदर विद्यमान थे, दीवालों के बीच घिरे हुए पाए जाते थे। क्योंकि उस जमाने में ना बच्चों, उस जमाने में बाह्य आक्रमणकारियों का डर होता था, शत्रुओं का भय होता था, जानवरों का डर होता था। इसलिए जितने भी शहर बनते थे ना, वो शहर किले से घिरे होते थे। चारों तरफ से किले होते थे, यानी दीवार होती थी और उसके अंदर शहर होता था। यहां पर देखिए, जो मोहनजोदाड़ो शहर था उसकी भी यही विशेषता थी बच्चों की, एक जो है चतुर्भुजाकार आकृति की दीवार के भीतर पूरा शहर स्थित था। लगभग 12 मीटर ऊंची दीवार जो है वो चारों तरफ से शहर को घेरती थी। यानी हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का मोहनजोदड़ो शहर किले के अंदर स्थित था। किला क्यों बनाया जाता था, दीवार क्यों बनाई जाती थी? ताकि हिंसक पशुओं से और बाह्य आक्रमणकारियों से शहर की सुरक्षा हो सके। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ये देख रहे हैं ना, किले के अंदर, दीवार के अंदर जो है ये पूरा का पूरा शहर स्थित था। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसके बारे में। लिखेंगे बच्चों कि सिंधु सभ्यता का मोहनजोदड़ो शहर है ना, चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। करेक्ट, चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। ये चीज नोट कर लिया आप लोगों ने। ऐसा क्यों किया जाता था? ताकि बाह्य पशुओं के आक्रमण से, शत्रुओं के आक्रमण से शहर को बचाया जा सके। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सारी चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को आसानी से। नोट कर लीजिए इस लाइन को। तो हम लोग ऊपर बच्चों अगर हो गया हो तो मैं इसको मिटाता हूं और लिख देता हूं, क्योंकि आईएएस के एग्जाम में, यूपीएससी सीएससी के एग्जाम में हमेशा बच्चों कारण पता होना चाहिए। अगर आपको आईएएस बनना है तो सबसे पहले किसी टॉपिक का कारण पता करिए, क्योंकि यूपीएससी के ज़्यादातर जो प्रश्न होते हैं वो कारण को टारगेट लेकर पूछे जाते हैं कि भाई सिंधु सभ्यता के जितने भी शहर पाए गए हैं लगभग सब के सब ऊंची ऊंची दीवारों से घिरे होते थे। ऐसा क्यों किया जाता था? इसके पीछे क्या लॉजिक था? तो इसका एक सिंपल सा उत्तर है कि बाह्य आक्रमणकारियों से सुरक्षा के लिए और हिंसक पशुओं से सुरक्षा के लिए शहर को चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारों से घेर दिया जाता था। ये जो किले नुमा आकृति है ये दूर से देखने पर कैसी दिखाई देती है? तो आप कहेंगे चतुर्भुजाकार आकृति। चलिए इसको मिटा के हम लोग लिखते हैं इसके बारे में। हम लोग इसी चीज को बच्चों एक्सप्लेन कर देंगे, जो नीचे हमने लिखा है ना इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। इसी को हम लिखेंगे कि सिंधु सभ्यता में जितने भी शहर पाए गए वो ऊंची ऊंची दीवारों से घिरे होते थे। इसका कारण था बाह्य आक्रमणकारियों से सुरक्षा, हिंसक पशुओं से बचाव। तो हम क्या लिख देंगे यहां पर कि इसका ऐसा करने का प्रमुख कारण था
ऐसा करने का प्रमुख कारण था बाह्य आक्रमणकारियों से सुरक्षा। बच्चों, हो सकता है कि लिखने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन सुनकर लिखते रहना है। जो मैं लिख रहा हूं उसको मैं बोल भी रहा हूं। ऐसा करने का प्रमुख कारण था बाह्य आक्रमणकारियों से सुरक्षा और हिंसक पशुओं से बचाव। और हिंसक पशुओं से बचाव। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए, लिखने का बच्चों बस एक ही कारण है कि आप मेरे साथ लिखिए। मैं भी लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं? ताकि आप भी लिखिए, ताकि आपको लिखने की आदत पड़ जाए। समझ में आ गया? क्योंकि जब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली। क्योंकि मेंस में आप ही को, मेंस में जब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक कामयाबी नहीं मिलने वाली। क्योंकि मेंस में आप ही को लिखना है। ना उन्हीं से निकलेगा, ना इन्हीं से निकलेगा, ना उन्हीं से निकलेगा, ना इन्हीं से निकलेगा। हमारे पैर का कांटा है, हम ही से निकलेगा। हमारे पैर का कांटा है, हम ही से निकलेगा। तो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो आप ही कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इस पर विचार किया कि भाई मैं भी लिखूंगा, आप भी लिखिए, दोनों लिखें। यहां पर कटपेस्ट वाली कोई बात हम लोग नहीं करेंगे। यही मेरी तरफ से आप लोगों को पीडीएफ है। थोड़ा सा आपको लिखने में परेशानी हो सकती है बच्चों, लेकिन ये आपके लिए दवा की तरह काम करेगा। तो नोट कर लिया? ऐसा करने का प्रमुख कारण था बाह्य आक्रमणकारियों से सुरक्षा और हिंसक पशुओं से बचाव। बोलिए, समझ में आ रही है बातें कि नहीं आ रही हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? चलिए, और आप अपने कमेंट्स मुझे बताइए। आप अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर बताइएगा बच्चों। अगर क्लास आपको पसंद आएगी तो आप अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को। और अगर आपका साथ मिला, अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया, हौसला बढ़ाया, तो फिर आगे इस चीज़ को हम लोग कंटिन्यू कर देंगे। और एंशिएंट हिस्ट्री के हर पॉइंट पर कोशिश करूंगा मैं कि आपके लिए मैं मैटर लेके आऊं और इस पर हम लोग चर्चा करें। ठीक है? तो एक बात समझ में आ गई ना? और जो किले की आकृति है उसको जब आप दूर से देखेंगे, ऊंचाई से देखेंगे, तो वो चतुर्भुजाकार आकृति दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है बच्चों? चतुर्भुजाकार आकृति दिखाई देती है। अब चलिए देखा जाए, ये पूरा का पूरा जो शहर था ना बच्चों, ये किले से घिरा हुआ था। किससे घिरा हुआ था? किले से। चलिए मैं कुछ रोचक चीजों पर आपसे डिस्कस करता हूं। आप कहेंगे इस शहर के बारे में। अब आपसे मैं बताऊं कि एक चीज और भी था। जरा आप देखिए, इतिहास का असली मजा तब आता है जब आप उस दौर को इस दौर से कंपेयर करके देखें, उस समय की चीजों को आज से कंपेयर करके देखें। बच्चों, सबसे बड़ी चीज है कि आज हम हो या वो रहे हों, मानव कई मामलों में अपनी सुरक्षा के बारे में सोचता रहता है ना? कई मामलों में। जैसे आप देखेंगे कि आजकल कॉलोनी सिस्टम का चलन बढ़ता जा रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? आज बड़े बड़े शहरों में कॉलोनियां बनती हैं कि नहीं बनती हैं? कॉलोनियों में, या मान लीजिए कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनती है, फिर इसमें क्या होता है बच्चों? बिल्डिंग को चारों तरफ से दीवार से घेर दिया जाता है। आज आप देख रहे हैं ना, एक कॉलोनी जो होती है वो एक परकोटे में बनती है। इसके अंदर तमाम तरह के मकान बनते हैं कि नहीं बनते? बनते हैं ना? इसमें बिल्डिंग बनी है। यहां पर एक प्रवेश द्वार होता है। प्रवेश द्वार पर जो है एक यहां पर सुरक्षा कर्मी बैठता है कुर्सी लगाकर। आप अगर किसी से मिलना चाहते हैं तो सबसे पहले ये सुरक्षा कर्मी आपको यहां रोकेगा कि हाँ भाई, किससे मिलना है,
कहाँ पे जाना चाहते हैं। अब आप बताएंगे फलां साहब से मिलना है, तो वो जो वो वो जो सिक्योरिटी गार्ड होगा वो फोन करेगा कि अरे साहब फला साहब आए हैं, वो आपका नाम ले रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, क्या आप इनको जानते हैं? तो वो आदमी बोलेगा हाँ हाँ मैं उनको जानता हूं, आप उनको अंदर आने दीजिए। तो जब तक कॉलोनी का आदमी एग्री नहीं करेगा तब तक वो आदमी कॉलोनी में एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि इससे जान का खतरा है भाई। कोई कोई मारी दे, कोई लुटेरा हो, कोई आक्रमणकारी हो। समझ में बात आ रही है? तो आज भी क्या है, कॉलोनी सिस्टम का चलन बढ़ता जा रहा है। लोग मकान ऐसी जगह चाहते हैं जो कॉलोनी में हो, जो चारों तरफ से घिरा हो, वहां पर सिक्योरिटी गार्ड हो, जो हर समय कॉलोनी की देखरेख कर रहा हो। समझ में आ गया? उस जमाने में क्या था, वो जो शहर थे वो पूरा पूरा जो है किले के अंदर बंद होते थे। कोई भी आदमी अगर मोहनजोदड़ो शहर में जाना है तो कोई भी आदमी बिना परमिट के शहर में नहीं जा सकता था। आप परेशान हो गए कि सर परमिट क्या होता था? बच्चों, मुहर। उस जमाने में मुहरें चला करती थी। जी हां, शहर के लोगों की जो पहचान थी, आज के जमाने में हमारी और आपकी पहचान क्या है? आधार कार्ड। उस जमाने के लोगों की पहचान क्या थी? मुहर। ये मुहर ही सिंधु सभ्यता के लोगों की पहचान होती थी। इसी से ये आइडेंटिफाई किया जाता था कि ये आदमी किस शहर का वासी है। समझ गए आप? बात है कि नहीं दमदार? यानी बिना मुहर को दिखाए शहर के अंदर द्वारपाल एंट्री नहीं देता था। समझ गए आप? यानी पॉइंट आप सिक्योरिटी से इस दौर के लोग भी और उस दौर के लोग भी सजग हुआ करते थे। अब आप समझ गए? क्लियर हो गई बात मोहनजोदड़ो शहर के बारे में, है ना? तो अब मैं आपसे बात कर रहा था कि अब चलिए मोहनजोदड़ो शहर के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा उसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। देखिए साहब, मोहनजोदड़ो शहर के बारे में कहा जाता है कि ये सिंधु सभ्यता की एक पॉलिटिकल राजधानी हुआ करती थी। ये चीज तो मैंने लिखा ही दिया। अब जो शहर था अंदर बच्चों, जो यहाँ का शहर पाया गया है किले के अंदर, किले के अंदर ना शहर दो भागों में बटा हुआ मिलता है। ये देखिए, इसको कहा गया पश्चिमी शहर, पश्चिमी शहर, और इसको कहा गया पश्चिमी टीला। चूंकि ना ये जो शहर अंदर बसे हुए थे ये चबूतरे पर बना हुआ था, पूरा टीला चबूतरों पे था। यानी शहर का एक भाग ऐसा था जो काफी ऊंचाई पे था, तो यहाँ के लोग ऊंचाई पर टीले जैसी आकृति के ऊपर रहते थे, और ये जो भाग था वो नीचे था, यहाँ के लोग थोड़ा नीचे रहते थे। इसको उच्च नगर कहा गया और इसको निम्न नगर कहा गया। समझ में आ गया? यानी शहर का जो पश्चिमी भाग है वो ऊंचाई पर बसा हुआ था, शहर का जो पूर्वी भाग था वो थोड़ा सा नीचे बसा हुआ था। इस बात को देखकर क्या समझ में आ रहा है कि सामाजिक असमानता जो है वो उस जमाने में भी मौजूद थी। शहर के जो हायर क्लास के लोग थे, जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो शासक गण के लोग थे, वो ऊंचाई पर रहते थे। जो सामान्य लोग थे, जो कामगार लोग थे, वो सब थोड़ा सा नीचे पे रहते थे। कहने का मतलब कि शहर की व्यवस्था को देखकर कुछ सामाजिक असमानता का पता चलता है। तो हम यहाँ पर चूंकि अभी सोशल चीजों पे बात नहीं करेंगे, हमने बस आपको समझाने के लिए बता दिया कि शहर जो है दो भागों में बटा हुआ था। शहर का पश्चिमी भाग उच्च नगर और पूर्वी भाग निम्न नगर के रूप में जाना जाता था। उच्च नगर इसलिए कहा जाता था क्योंकि पश्चिमी हिस्से पर पश्चिमी हिस्से में टीले जैसी आकृति दिखाई देती है, और निम्न नगर इसलिए कहा जाता था कि पूर्वी हिस्से में थोड़ा नीचे मामलात थे, लोग नीचे रहा करते थे। तो चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पे लिख ही डालते हैं। ये चीज़ अगर आपके समझ में ठीक से आ गई हो तो इसको हम लोग लिख देते हैं, मज़ा आ जाएगा लिखने के बाद तो। और
बच्चों यहाँ पर ये है कि आपका जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यकीन मानिए आपका फीडबैक हमारी एनर्जी को बढ़ा देता है। क्योंकि लाइव क्लासेस में क्या होता था बच्चों कि लाइव क्लासेस में ये चीज़ें थी कि भाई वहाँ पर तो आपके फीडबैक मिल ही जाया करते थे, बच्चे बता ही देते थे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर समस्या ये है कि यहाँ पर जो है आप टेलीग्राम के माध्यम से ही हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं, या फिर आप एक रास्ता और है, या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लग रही है, आप लुत्फ अंदोज हो रहे हैं कि नहीं, आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन और डाल देते हैं कि मोहनजोदड़ो शहर 2 भागों में बटा था। मोहनजोदड़ो शहर 2 भागों में बटा था, है ना। उच्च नगर और निम्न नगर। अगर मान लो कभी प्रश्न आ जाए कि सिंधु सभ्यता के शहरों में ये जो उच्च नगर और निम्न नगर वाली बात आप देखते हैं, कुछ लोग ऊंचे टीले पे रहते थे, कुछ लोग नीचे रहते थे। इससे पीछे क्या लॉजिक था? क्योंकि मैंने आपसे क्या बताया, हमेशा सिविल सर्विसेज में कारण पे बात होती है, रीजंस जरूर पूछे जाएंगे। तो आप कहेंगे कि भाई वहां पर सामाजिक असमानता थी, जो शासक गण थे वो ऊंचाई पे रहते थे, जो शासित गण थे वो नीचे रहते। ठीक है, उच्च नगर और निम्न नगर। अब आपको बता ही दिया मैंने कि जो उच्च नगर था यहां पर जो है शासक गण रहते थे, यहां पर वहां के पुरोहित निवास करते थे, और निम्न नगर में सामान्य जनता रहती थी। और निम्न नगर में कौन रहता था भाई? सामान्य जनता निवास करती थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए, क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है? अब चलिए साहब देखा जाए कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या पाया गया है, यहां से कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें मिलती हैं या इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है ना। मोहनजोदड़ो, जिसे इतिहास में प्रेतों का टीला भी कहा जाता था। चलिए देखा जाए यहां पर क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं। चलिए तो देखिए साहब, सबसे पहले अब मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले यहां से एक विशाल स्नानागार पाया गया। इसके बारे में तो आप समझ ही रहे हैं, विशाल स्नानागार के बारे में। ये तो बड़ा ही समझिए कि हाईलाइटेड है ना। मोहनजोदड़ो का नाम अगर आए और विशाल स्नानागार का नाम ना आए तो फिर क्या है। मोहनजोदड़ो को जाना ही इसीलिए जाता है। तो सबसे पहले नंबर 1 चीज़ पे हम लिखेंगे कि मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार पाया गया है। क्या पाया गया है बच्चों? एक विशाल स्नानागार पाया गया है। मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार पाया गया है। विशाल स्नानागार क्या होता था भाई? ये स्नानागार काहे लिए इतना विशाल स्नानागार बनाया इन लोगों ने? चलिए देखा जाए। मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार पाया गया है।
भाई इसकी लंबाई और चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है। बात इसकी लंबाई चौड़ाई की नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि इतना जान लीजिए कि 39 मल्टीप्लाई 23 है ना फुट, इसका पूरा क्षेत्रफल है। 39 मल्टीप्लाई 23 फुट का बहुत विशाल स्नानागार है। ये सब चीज़ें देने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम से इसका कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले मैंने क्या कहा, सिविल सर्विसेज में पर्पस पूछा जाता है कि ये जो विशाल स्नानागार आप देख रहे हैं, जिसमें उतरने के लिए बाकायदा नीचे की तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई थी। यहाँ पर कॉर्नर में देखेंगे तो यहाँ पर एक जो है वो छिद्र था, जिससे गंदा पानी, कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये जो विशाल स्नानागार है ना, ये धार्मिक समारोह में सिंधु सभ्यता के लोग यहाँ पर स्नान करते थे, ऐसा माना जाता है। ठीक है, कहा जाता है कि इसमें पवित्र सिंधु नदी का जल एकत्रित होता था, जिसमें किसी विशेष ओकेजन पर लोग इकट्ठा होते थे और उस पवित्र जल में स्नान करते थे। यहाँ पर पुरोहित आवास भी पाया गया है, जिससे पता चलता है कि पुरोहित के नेतृत्व में यहाँ पर स्नान का कार्य पूरा कराया जाता था। सिंधु सभ्यता के लोग जल को बड़ा महत्वपूर्ण मानते थे। जल की कल्पना वहाँ एक देवी के रूप में की गई थी। समझ में आ गया है? तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये विशाल जो स्नानागार है, आप देखेंगे तो इसके एक सिरे पर जो है कई कुएं पाए गए हैं, है ना। ये कुआं जिनके माध्यम से लगातार इसमें ताज़ा पानी भरता रहता था, और ये एक छिद्र पाया गया है जिसके माध्यम से जो गंदा पानी है वो लगातार इसमें से बाहर निकलता रहता था। समझ में आ गया? यानी एक विशेष समारोह में लोग इसमें नहाया करते थे। सबसे खास बात यह है बच्चों कि ये जो विशाल स्नानागार था ना, इसको जिप्सम और बिटुमिनस के लेप से बनाया गया था। जिप्सम और बिटुमिनस, इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, यानी सीमेंट जिसको आप कहते हैं, ये पूरी तरह से सीमेंटेड था ताकि पानी इसके अंदर आराम से स्टोर हो सके। समझ में आ गया? यानी उनकी टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि वो सीमेंटेड मकान या सीमेंटेड टैंक बना सकते थे। तो हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर किसी विशेष अवसर पर, यहाँ पर किसी विशेष अवसर पर पवित्र स्नान किया जाता था। ठीक है ना। इसके बारे में मैं डिटेल आप लोगों को कभी बताऊंगा। अभी तो आप मोहनजोदड़ो से जो चीज़ें पाई गई हैं उसके बारे में एक जनरल जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर लीजिए। फिर जब हम लोग जो है कभी मेंस के लिए नगर नियोजन पढ़ेंगे ना, तो उसमें इन चीज़ों को इंक्लूड करते चलेंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब चलिए कुछ और चीज़ों, चूँकि ना मैंने आपसे बताया कि यहाँ पर बच्चों ना पुरोहिता आवास पाया गया है। मोहनजोदड़ो से पुरोहिता आवास पाया गया है। करीब 10 से 12 कमरों का ये विशाल आवास है, जो इस बात की दलील है कि मोहनजोदड़ो के या सिंधु सभ्यता के समाज में पुरोहित का बड़ा विशेष महत्व होता था। वहाँ पर कोई भी धार्मिक जो प्रक्रिया है, जो धार्मिक चीज़ें हैं, वो इन्हीं पुरोहित के नेतृत्व में आयोजित की जाती थी। तो हम इसके बारे में लिखेंगे कि दूसरे नंबर पर बच्चों क्या लिखेंगे? पुरोहितावास। क्या लिखेंगे? पुरोहितावास। यानी यहां से है ना कई कक्षों से युक्त, कई कमरों का पुरोहितावास पाया गया है। कई कक्षों से युक्त, कई कमरों से युक्त
पुरोहितावास पाया गया है। कितने कमरे? लगभग 10 से 12 कमरे इसमें पाए गए हैं। पुरोहितावास पाया गया है, ठीक है ना। मतलब इन विशाल कक्षों को देखने के बाद, इन विशाल कक्षों को देखने के बाद है ना, सिंधु सभ्यता में पुरोहित की स्थिति का पता चलता है। सिंधु सभ्यता में पुरोहित की स्थिति का पता चलता है। समझ में आ रहा है ना। तो पुरोहितावास पाया गया है, ठीक है ना। जहां से ये विशाल स्नानागार पाया गया है, ठीक उसके बगल में ये पुरोहितावास पाया गया है, जिसमें ये पुरोहितावास ये पुरोहितावास पाया गया है, जिसमें तकरीबन 10 से 12 कमरे हुआ करते थे। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक है। अब पुरोहितावास के बाद जो है, यहां से बच्चों एक महाविद्यालय भवन पाया गया है। महाविद्यालय भवन का मतलब आप समझ ही रहे हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए। कहने का मतलब है कि सिंधु सभ्यता के लोग भवन निर्माता तो थे ही, शिक्षा के प्रति भी बहुत जागरूक थे। अगर शिक्षा की व्यवस्था यहाँ नहीं होती तो यहाँ के लोग इतने डेवलप्ड नहीं होते। क्योंकि बच्चों यकीन मानिए, शिक्षा जो है वो इस बात की दलील है कि यहाँ के लोग काफ़ी टैलेंटेड थे। तो शिक्षा यहाँ के जनजीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो मोहनजोदड़ो से क्या पाया गया? एक महाविद्यालय पाया गया। क्या पाया गया बच्चों? तीसरे नंबर पर महाविद्यालय। अच्छा, सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सामने ये है ना कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो अज्ञात है। क्या है बच्चों? अज्ञात है। लिपि जानकारी नहीं है। लिपि तो है लेकिन उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो यहां से एक महाविद्यालय पाया गया है, जो इस बात की दलील है कि सिंधु सभ्यता के लोग शिक्षा के प्रति काफी ज्यादा क्या थे? डिवोटेड थे, काफी अलर्ट थे। मोहनजोदड़ो से एक महाविद्यालय पाया गया है। एक महाविद्यालय पाया गया है ना। ये यहाँ के लोगों में शिक्षा के प्रति रुझान को दर्शाता है। ये यहाँ के लोगों में शिक्षा के प्रति रुझान को दर्शाता है। करेक्ट है बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है? और आपको मैं बता दूं कि ये सिलसिला हम लोगों का चलता रहेगा इस पूरे महीने। अगर आपने साथ दिया, अगर आप लोगों की तरफ से एक उत्साहवर्धक मैसेज मुझे मिला, तो यकीन मानिए एंशिएंट हिस्ट्री के हर टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे ईश्वर की दया से। ठीक है? समझ में आ गया? ईश्वर की दया से मजा आएगा, ईश्वर की दया से अच्छा लगेगा। तो चलिए, क्लियर हो गया? अब चौथे नंबर पर बात करते हैं। इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, महाविद्यालय मोहनजोदड़ो से पाया गया है। अब ना चौथे नंबर पर लिखेंगे विशाल सभागार। देखिए बच्चों, मोहनजोदड़ो जो थी ना, वो पॉलिटिकल राजधानी थी ना,
सिंधु सभ्यता की। कौन बोला था ये बात? स्टुअर्ट पिगेट ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को सिंधु सभ्यता की दो जुड़वा राजधानियां कहा था। एक और भी राजधानी का नाम लिया जाता है और वो तीसरा शहर है कालीबंगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे विशाल सभागार। क्या लिखेंगे बच्चों? विशाल विशाल सभागार। ठीक है, तो हम लिखेंगे, चूंकि देखो बच्चों यहां पर दो बातें कही जाती हैं। कुछ लोगों का तो कहना है कि ये एक बाजार हुआ करता था, क्योंकि यहां पर आसन बनाया गया है बैठने का, जिस पर बैठकर जो है वो व्यापारी अपना सामान बेचते थे। बाजार में लोग अपना सामान बेचते थे, यानी यहां पर बाजार लगता था। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि ये सैकड़ों स्तंभों से युक्त जो सभागार है ये जरूर वहां पर जो सभासद थे उनके बैठने की जगह होगी, जहां सब लोग मिल बैठकर शासन चलाते थे। तो विशाल सभागार के बारे में दो बातें हैं, है ना। इसके विषय में दो मत हैं। इसके विषय में दो मत हैं। ठीक है, प्रथम तो ये कि संभवतः सैकड़ों स्तंभों पर आधारित आसन युक्त ये सभागार, संभवतः यह एक बाजार रहा होगा। जहां पर व्यापारी अपना सामान बेचते होंगे। जहां पर व्यापारी अपना सामान बेचते होंगे। ठीक है, दूसरा मत यह है कि संभवतः व्यापारी यह एक सभा भवन रहा होगा। यह एक सभा भवन रहा होगा जहां से सिंधु सभ्यता के लोग मिल बैठकर शासन चलाते होंगे। जहां से प्रतिनिधि मिल बैठकर शासन चलाते होंगे। जहां पर प्रतिनिधि मिल बैठकर शासन चलाते होंगे। समझ में आ गया बच्चों? विशाल सभागार समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई समस्या तो नहीं है? अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए साहब, सिंधु सभ्यता में जो नॉर्मल है, ये तो मान के चलो कि ये जो उच्च टीले पर पाई गई चीज़ें थी, है ना, जो पश्चिमी क्षेत्र था जिसमें अभिजात वर्ग के लोग रहते थे, जहाँ पुरोहित रहते थे, वो उस जगह से चीज़ें, ये सारी चीज़ें यहाँ पाई गई। एक अन्नागार भी पाया गया। लेकिन नॉर्मल लेवल पर अगर हम देखते हैं, अगर हम पूर्वी टीले की बात करते हैं ना, तो वहाँ पर हम पाते हैं कि वहाँ भी लोग बड़ा
संपन्न स्थिति में थे, यानी पश्चिमी टीले पर यानी निम्न नगर, पूर्वी टीले पर यानी निम्न नगर में जो लोग थे ना, वो एक मंजिला या बहुमंजिला मकानों में रहते थे। यानी मोहनजोदड़ो के जो मकान थे सामान्य लोगों के, वो एक मंजिला या बहुमंजिला मकान होते थे, और जो पकी ईंटों के बने होते थे। मकान से नालियों की व्यवस्था की गई थी, और वो नालियां जाकर सीधे गटर में मिल जाया करती थी। चलिए आइए, कई पॉइंट्स पे हम बात करेंगे ना बच्चों। यहाँ हम मोहनजोदड़ो नगर की विशेषता के बारे में पढ़ रहे हैं कि यहाँ से क्या क्या पाया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग मिटा देते हैं और मिटाकर इसको आगे बढ़ते हैं। मैं यही चीज़ आपको बता रहा था मोहनजोदड़ो के बारे में। चलिए चौथी विशेषता लिखते हैं कि पश्चिमी या पूर्वी टीले तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास को मैं यहीं पर रोकता हूँ। बहुत जल्द हम लोगों की अगली क्लास शुरू होगी और हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे, कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं। मैं आशा करता हूँ कि ये क्लास आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोग इसे एंजॉय कर सकेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो स्पेशल क्लास भी हमारी देख सकते हैं। अनअकैडमी के ऐप पर आइए और वहाँ स्पेशल क्लासेस मैंने ली हुई हैं, वो क्लासेस भी देखिए। मोहम्मद नदीम के नाम से सर्च करिए, मोहम्मद नदीम स्पेशल क्लासेस, और वो, जी हाँ, मोहम्मद नदीम स्पेशल क्लासेस सर्च करिए और मेरी दूसरी क्लासेस भी देखिए, आपको पसंद आएंगी। और बच्चों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना है, और इस क्लास को अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर ज़रूर करिएगा इस क्लास को। और आपको क्लास कैसी लगी इसके बारे में मेरे टेलीग्राम ऐप से जुड़कर मुझे बताइए, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे है। वहाँ क्लिक करिए मुझसे, मेरे टेलीग्राम आईडी पर जाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाइए, यूट्यूब के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाइए और मेरी टेलीग्राम आईडी पे क्लिक करिए और मुझे बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। और ठीक है, और बहुत जल्द आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेल आइकन्स का बटन दबाइए ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और बच्चों, आप क्लास में आए, आपने क्लास किया, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स क्रैक इट।